ये चीजें मैंने बहुत जिंदगी में देखी हैं। आज भी फोन आया, स्वाति आंटी का फोन आया कि ओपन है सत्संग, प्रसाद शुरू हो गई है, आप भी अरदास करो गुरु जी को बरसात रुक जाए। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं क्या चटी। पहला तो जिसके कार्य हैं उसको फिक्र है, कैसा करना है वो जानते हैं। परमात्मा की करनी में दखल देना ये बहुत गलत चीज है। वो जो करता है सोच समझ के ही करता है, वो हमारे लिए करता है और ठीक करता है। हम नहीं जानते हैं वो चीज किसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने आप को जानते हैं, मेरे को पसंद नहीं तो चाहे दुनिया गिरा दो। अपनी पसंद को लेके हम लोग चलना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा जो करता है वो सबके लिए करता है। बरसात में भी सत्संग हुए, अपनी आंखों से देखे हैं, धूप में भी हुए देखे हैं, हर मौसम के लिहाज में, हर समय से लिहाज से सत्संग होते बहुत देखे हैं। उसकी करनी है, उसकी मर्जी है। सो कभी भी हम ये ना सोचें कि ऐसा हो रहा है तो परमात्मा के आगे अरदास करें, गुरु जी के आगे अरदास करें, ये ना हो। ये तब कहें जब उसको पता नहीं है, जब वो सब कुछ देख रहा है, सब जानता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रसाद की बहुत वैल्यू गिनी गई है। चिम चिम बरसे अमृत तारा, इसको एक नॉर्मल पानी ना समझो। चिम चिम बरसे अमृत तारा, उसी चला के दिखाओ प्रसाद। आर्टिफिशियल होती है, दुबई में होती है, लेकिन आर्टिफिशियल और असलियत में बहुत अंतर है। एक जगह कहा कि मेघे नु फुरमान हुआ बरसों के पाता। जब बादल को हुक्म होता है तभी वो बन के तो चलता है, और जहां उसको कहते हैं परमात्मा वहां ही बरसात कराता है। इतनी वैल्यू है उसकी। सो गुरु जी को आज पता है कि ओपन में सत्संग होना है, संगत ने सज धज के भी आना है, मेकअप करके भी आना है, सब पता है उनको। तो देखो उनकी मौज, बड़े अच्छे तरीके से खुले मौसम में गुरु जी ने सत्संग करा दिया। उनको याद आया बरसात से, जयपुर जब गए थे हम तो 3 दिन राजा के महल में चीफ गेस्ट रहे हैं। जब वो महल दिखाने के लिए हमें शुरुआत करी, शुरू से नीचे से ऊपर तक सारा पूरा महल दिखाते रहे। उन्होंने किले भी हमें सारे दिखाए। वहां ऐसी चीजें भी देखी जहां आम आदमी की पहुंच नहीं है। तो महल के सबसे ऊपर एक रूम था जिसमें लेडी नहीं जा सकती, परंपरा है उनकी। तो उसकी वाइफ साथ थी। जब वो दरवाजा खोला गया अंदर से कमरा दिखाने के लिए, बहुत बड़ा कमरा नहीं था, नॉर्मल सा साइज था।
सोना ही सोना लगा था उसमें, गोल्ड ही गोल्ड था। कारपेट इतना मोटा, वो भी गोल्ड का, गोल्ड की तार का, पतली तार से बनाया हुआ। दीवारों पर 70 किलो सोना लगा हुआ। चलो राज महाराजाओं के ऐसा ही होता है, हम ज़्यादा इसकी बड़ाई नहीं मैं करना चाहता। राजाओं के ऐसे ही होते हैं सिस्टम। जब गुरु जी अंदर जाने लगे तो उसने उसकी वाइफ को देखा, वो साथ खड़ी थी। तो हम इंतजार करते हैं कि गुरु जी अंदर पैर रखें, अंदर जाएं तो हम भी जाएं, देखें चल के फटाफट अंदर क्या है। वो बड़ा एक खास रूप बताया गया था। तो गुरु जी ने उसकी वाइफ की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ा और उसको खींच के ऐसे अंदर ले गई। वो पहली लेडी थी जो परंपरा के मुताबिक वो अंदर गई, देख के बाहर आ गए। आखिर में एक राउंड शेप में एक बरसाती बनी हुई थी छत के ऊपर, उसी कमरे के थोड़ा सा इस साइड में। उन्होंने कहा कि राजा जयसिंह ने ये बरसाती बनाई थी, जब भी कभी बरसात कम होती है और जब भी कभी बरसात होगी तो यहाँ बैठ के नजर लूंगा। जो ही गुरु जी ने बोल दिया कि चलो फिर 80 में नंद ले लेनी है, बरसात 80 में नंद ले लेनी। खड़े थे बिल्कुल बरसाती के ऐसे किनारे में खड़े, देख रहे हैं कैसे बनाई है। गुरु जी ने ऐसे करके ऊपर देखा, जैसे ऊपर देखा पुष्पक देखते रहे। एकदम से बरसात हुई, बड़ी मोटी मोटी, बहुत ही मोटी मोटी, और सिर्फ सारी वो छत के ऊपर और कहीं। इतनी जोर से गिरी कि खड़े नहीं रह सकते, फटाफट जंप मारा तो सीधा बरसाती के अंदर सब चले गए। करीबन 3-4 मिनट बरसात होती रही। इतना पानी गिरा कि छत के ऊपर इतना पानी ऐसे चलता हुआ जा रहा, इतना पानी। फिर गुरु जी ने थोड़ा सा आगे आए, किनारे पे आके फिर उन्होंने ऐसे देखा, उस पल ऐसे देखा तो बरसात एकदम बंद हो। तो फिर गुरु जी बोले, कहते सुना होगा पर देखा अपने बिन बादल बरसात। ऐसी करनी है गुरु जी की बहुत देखी है, कुछ भी कर देते थे। वापस वहां से आए, कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे। तो 8 लाइन लगी हुई, इतनी लंबी लाइन में एक बार बीच में देखने गया एक दिन कि कहाँ तक लाइन है, वो लाइन खत्म नहीं हो रही। मैं बीच में से वापस आ गया। मैं गुरु जी ढूंढते होंगे कहाँ चला गया हो। मिलिट्री पुलिस अपने आप ही वहाँ, उनके कमांडर ने ऑर्डर दे दिया कि महापुरुष आए हैं, उनको मिलने के लिए लोग आए हैं और उनकी सेवा करो, जाके कंट्रोल करो। अपने आप ही वो सेवा में लगे। हालांकि कंटोनमेंट में ऐसे प्रोग्राम नहीं सिविलियन होते, लेकिन बिना ऐसे किसी बात के इतना बड़ा 1 महीना 9 दिन वहाँ पे रहे, रोज संगत चलती रही। सो सारे जितने भी कमांडर, जितने ब्रिगेडियर जनरल सब आया करते थे गुरु जी को मिलने के लिए।
गुरु जी ने बोला कि एक एक बंदा आगे से मेरे आगे से निकालते जाना। तो हम 8 लाइनें इकट्ठी करते करते फिर एक एक बंदा ना, और गुरु जी ने बोला कि स्पीड से निकालते जाना, धीरे धीरे नहीं निकालना, पीछे बहुत दुनिया है। तो स्पीड से निकालते गए, वही कहते रहे जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो गुरु जी ऐसे 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 करते रहे, जिसको मन करना उसको ऐसे हाथ टच करना, सबको नहीं, जिस पे मन आना उसमें क्या कारण गुरु जी जानते, उसको ऐसे टच करना। एक बुजुर्ग तो बड़े थे, लेकिन एक बुजुर्ग ऐसा था जिसको गुरु जी ने रोका। कहते हाँ बाबा 10 कितना आए। गुरु जी पंजाबी बोलते थे, हमने थोड़ा सा ट्रांसलेट करके हिंदी में उससे पूछा कि ये पूछ रहे हैं कि कैसे आए। उसने बोला कुआं खोदने का काम करते हैं। हमारे गांव में और आसपास के सारे गांव में पानी नहीं है। गांव का जिला है एक राजस्थान में, बहुत बड़ा है, वहाँ पानी नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब हम बाई रोड ही जाते थे तो रास्ते में जितने घर आते थे, घर के बाहर ना बड़े बड़े मटके, किसी ने 5 रखे, किसी ने 7-8 रखे, किसी ने 3-4 रखे, मेंबर के मुताबिक रखे। जब भी बरसात कभी आती है तो वो पानी बर्तनों में इकट्ठा करके 2 मटके में डाल लेते हैं, उसी से गुजारा करते। पानी नहीं है, पानी की बड़ी मुश्किल है। हमने 3-4 कुएं खोदे हैं जगह जगह, अभी शायद किसी से पानी निकल आए, लेकिन पानी नहीं निकला। तो गुरु जी मैंने कहते इतने लिख, मैं तो समझाना फिर की करना है। उन्होंने मेरे को सामान लिखवाया, सिर्फ पैड पेन तो जहाँ पे गुरु जी जाके बैठते थे वहां तो रखते ही थे। लिखा सारा सामान, 10-12 आइटम गुरु जी ने लिखाई। कहते काले कपड़े में लपेट के ये सारा सामान रख के गांठ गठरी बांध के तो नीचे कुएं में उतर जाना, जो खोदा हुआ है उसमें और खुदाई करके थोड़ी सी, तो वो पोटली दबा के मिट्टी डाल देना, दबा देना। ये रात को उस समय करना है जब सूरज छुपता हो, उस समय दबाना है। उनको समझा दिया, वो चले गए। जैसा बोला उन्होंने वैसा किया। उस गांव के अलावा आसपास और गांव में एक शोर मच गया कि जो गुरु बाबा आए हैं उनको वहाँ के लोग गुरु बाबा बोलते थे। गुरु जी को गुरु बाबा आए हैं, उन्होंने कोई उपाय बताया है, पानी निकलेगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए उस इलाके में, उस कुएं के आसपास आके। जैसे सुबह हुई, पहले किरण डली, लोग देखने के लिए कुएं पास आए तो चमकता हुआ कुछ देखा, फिर रोशनी हुई तो देखा तो पानी उस कुएं में आ गया। जब तक हम जलंधर वापस आ गए थे, वहां से लोग इकट्ठे होकर बस में आए, बस करके ना वहां से तो जलंधर आए, बस से आए सीधा वहां पर। एक ढोल वाला भी लेके आए। तो जब वहां पहुंचे तो ढोल वाला ढोल बजाने लग गया। मैंने कहा ये ढोल पता नहीं किसके बज रहा है। चलो, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया किसके बज रहा है। एक ने कोई संगत वाले आए, कहा बाहर बहुत सारे लोग हैं और ढोल बज रहा है, कौन है ये? ये तो हमारे आए हैं। मैं दौड़ के गया फटाफट,
जाके देखा तो वो बुजुर्ग आगे आया, कहता पहचाना मेरे को? मेरे को याद आ गया। मैं क्या, हाँ आप टोंक जिले से हो रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। वो कुएं वाले हो? हाँ। गुरु बाबा की कृपा से उस कुएं में पानी आ गया है। गुरु जी एक बात वहां कह के आए थे उसी समय जब उपाय लेके दिया उसको, कहते पानी आएगा, किसी को आप पानी पीने के लिए ले जाना होगा, किसी काम के लिए ले जाना होगा तो मना नहीं करोगे, जात पात नहीं देखोगे। अगर ऐसे काम करोगे तो सब कुएं में पानी खत्म हो जाएगा, फिर वैसे का वैसे। इस बात का खास ख्याल करना, कोई भी जात का हो, कोई भी कैसा आदमी हो, पानी लेने आए तो उसको मना नहीं करना। तो उसे मर के बोला कि हम पहचाना, हम मैं क्या कुएं का काम जो करते वही होना? कहते हाँ। मैं अंदर आया, मैं क्या गुरु जी वो कुएं वाला जो टोंक जिले से आया था वो बस भर के लेके आए हैं। तो गुरु जी कहते बुलाओ उन्होंने अंदर। अंदर बुलाया तो कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गुरु जी ने, जगह बैठने के लिए भी चाहिए थी। सारे अंदर आए, कहते चाय पिलाओ, पहले पानी पिलाओ, फिर चाय पिलाओ। फिर मेरे को गुरु जी बोले कि जा 2 बंदे नाल लेके ढाबे से लंगर लेके आओ। फिर एक ढाबा, कभी जब ढाबे से कहना गुरु जी तो वहीं से लेके आते थे। फिर वहाँ गए, जाके लंगर लेके आए, सबको खिलाया, उससे बात करी, उसे फिर याद कराया कि कोई जात पात ऊंच नीच ऐसी कोई बातें नहीं देखना करना, किसी को मना नहीं करना, जो मौज करो। गुरु जी की कृपा जिसमें कि इस बार तो हुआ है, हर बार हुआ है। जब भी परमात्मा या गुरु आए हैं तो हर एक ने पानी जमीन से जोड़ निकाल के दिया। लोग इतिहास देखो, जरूर दिया। इस बार गुरु जी ने ऐसा किया। एक मैं आपको बड़ा अच्छा एक सत्संग सुनाता हूँ। थोड़ा सा घर में पता नहीं क्यों ऐसा चला, एक समय चला कि घर के जितने सदस्य से वो हमारे से खिलाफ हो गए। कारण आज तक हमें नहीं पता, कारण कोई था भी नहीं, पर वो समय का एक खेल होता है। उनका दोष नहीं है किसी का, ये समय का खेल होता है। बिना वजह के हमारे सारे खिलाफ हो गए, हमें बुलाना भी बंद कर दिया। कई बार पूछा भी बात क्या है, क्या गलती हो गई हमारे से? गलती हो तो बताएं, वो भी ना बताई जाए। बीच में आके कहने लगे कि घर खाली कर दो। हम कहाँ जाएं? कहते जहां मर्जी जाओ। बड़ा अजीब सा जवाब लगा, बिना वजह बिना कारण के घर छोड़ दो, बच्चे लेके कहाँ जाए? गुरु जी के पास आंटी आई, आते ही वो कहने लगी, कहती गुरु जी ऐसा ऐसा घर वालों ने बोला है। गुरु जी कहते बोल, सारा घर तेरे नाल लवा दिया? कहते नहीं, साडा हक ही सानू मिल जाए, बस इतना ही काफी, हम किसी का हक नहीं लेना। गुरु जी चुप कर गए। एक दिन महाराज आई,
घर पर आए, एक स्टोर था हमारा वहां पे, अभी भी है पर उसको पहले पूरा था, लंबाई में था, उसके अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, कहते दरवाजा ना खोलना, तुम बाहर खड़े हो। काफी देर तक गुरु जी अंदर रहे, फिर बाहर आए तो कहते ये मकान नहीं बिकेगा। वो कह रहे थे कि खाली करो, हमने मकान बेचना है। बातचीत भी हुई, बयाना भी होने लगा, तो भी दौड़ी आंटी कि वो तो बयाना करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। कहते कुछ नहीं होता, घबराना नहीं हुआ। कहते मकान नहीं बिकेगा, कोई भी जितना मर्जी जोर लगा ले, नहीं बिकेगा। पता नहीं बीच में क्या हुआ, काफी साल बाद गुरुजी ने मेरे को कहने लगे, बात चली बच्चों के काम की, कामकाज करना बड़े हो गए तो बातचीत वो चली। मैं कहा गुरुजी को ऐसा हो जाए कि नीचे काम काज हो जाए, ऊपर घर हो जाए, एक जगह पे दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कहते फिर जिथे रहते हो एदा की करना, मैं कहा जो तुहाडा हुक्म। मैनू कहते शायद मेरे मुंह से निकल गया था, इसको बेच देते हैं और आगे देख लेते हैं, कृपा कर लो कि आगे आगे ऐसा चीज बन जाए। पता नहीं जब ये ऐसे सामने आना, रहता तो उनके पास ही था, लेकिन जैसे सामने आना, वो मकान बिकया नहीं अजय। मैं क्या नहीं बोल, मैं क्या बोला है, कोई देखने में नहीं आता। जब फिर वो मकान बिकया नहीं अजय, नहीं। गुरु जी बिकेगा कि नहीं, चुप करते हैं गुरु जी। मैं किसी काम से जलंधर गया, मेरे कजन मामे का लड़का, हम दोनों इकट्ठे थे। उसने किसी को मिलना था तो वहां मिलने के लिए चले गए। तो वो था एस्ट्रोलॉजिस्ट, काम कोई और था उसको, लेकिन उसकी वाइफ एक्चुअली स्कूल वहाँ जहाँ रहते वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल थे, उससे मिलना था उसने। तो बैठे, चाय भाई आप मंगवाई, इन्होंने चाय पीने लगे, बातें करने लग गए। तो ऐसे ही उसने ना बोल दिया कि इनका ना मकान है, मकान नहीं मिलता। मैं कहा छाड़ यार, हमने इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो उसने ना फिर मेरे को ना एक पता नहीं कुछ दे दिया, तभी ऐसा ऐसे कुछ दे दिया। मैंने वापस कर दिया। मैं क्या ऐसे हम गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी इन चीज़ों के खिलाफ है। तो मेरे को कहता है ऐसी वो ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आप ना अपने घर पे ना किसी धागे से इसको ऐसी जगह बांध दो जहाँ से लटके हिलता रहे। कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है इसमें, जो आपके गुरु जी कहता हम भी जानते हैं, मैं भी मिला हूँ गुरु जी से, वैसी डर वाली बात नहीं है इसमें। मैं आ गया। अब हम कहाँ लटकाएं उसको, जो आएगा पूछेगा ये क्या लटक रहा है, उस चक्कर में बैठे रहे। मैं कहा यार घर पे नहीं रखना इसको, ना चलते पानी में डाल के आते हैं। किसी ने कहा कि ऊपर अमरूद का एक पेड़ लगा था, बड़े सारे गमले में, काफी बड़ा था।
कहते उस पर बांध देते हैं, उसमें नजर नहीं आना, लटकता रहेगा। वहां बांध दिया, वहां बांध दिया तो कुछ दिन निकले, सब भूल गए, हम उस बात को भूल गए। तो मेरे दूसरे मामा का लड़का वो ऐसे उस तरफ आया, कहता चलो मेरा पता चला कि मैं आया हूँ, चलो मिलके जाता हूँ। तो मैं ऊपर था ऐसे ही, तो मैं सोच रहा था, मैं कहा यार अमरूद ज़्यादा लगते तो है नहीं, ये ज़मीन में लगेगा तो अमरूद लगेंगे, ये ऐसे ही है, इसकी सेवा कर रहे हैं, बेकार में ऐसे है। या तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्क है, या तो वहाँ लगाया आता हूँ, कुछ करता है। इतने में वो आ गया, उनकी फैक्ट्री है काफ़ी बहुत बड़ी। तो मैं कहा यार अमरूद है तो बड़ी अच्छी किस्म का, मैं क्या फैक्ट्री लगाना अमरूद? कहते हाँ। तो मैं क्या उसको ले जाओ, फिर जीप को गाड़ी गुड़ी मंगवा के तो ले जाओ। उसने उसी समय फ़ोन किया अपने किसी बंदे को फैक्ट्री, कहता गाड़ी लेके जीप लेके आ गया फटाफट। वो जीप लेके आ गया तो उसने गमला उठा के तो पीछे में रखा, तो जीप निकल गई। तो बाद में सारे कहने लगे, कहते लो जी मकान तो निकला नहीं, अमरूद निकल गया। मैं वापस गया जब, तो गुरुजी ना मेरे को देख के ना मुस्कुराए जा रहे हैं, और मेरे दिमाग में शंका थी। मैं क्या गुरुजी ने पकड़ लेना इस बात, वो वही हुआ। पहले थोड़े से बंदे और आ गए, तो गुरुजी फिर बोले, आप फिर अंकल मकान तो निकलिया नहीं है, अमरूद का बूटा निकल गया। जब ऐसे गुरुजी पकड़ते ना बड़ी शर्म आती कि उनके खिलाफ होके कोई काम करने के लिए जरूरत नहीं होती, लेकिन पता नहीं कई बार ऐसे हो जाता है। तो फिर बाद में हम माफी मांगते हैं इस बात से। वो बार बार कहे जाए, 4-5 बार बोला, मकान नहीं निकलिया, अमरूद निकल गया। मन में कहूँ चलो गुरुजी बस करो हूँ, सारे तमाशा देखते पे बाद सारे ने पूछना की चक्कर है भाई। मन से कहूँ मैं कहा गुरुजी बस करो, बहुत हो गया। हर बात की जानकारी गुरुजी ने रखना, पकड़ लेना। तो फिर ना खाली ऐसे नहीं पकड़ना, तो मतलब सब संगत में ना बोलना, फिर ऐसे जैसे आपको होता है, सबको सुना रहे हैं। तो उससे क्या होता था, इंसान पक्का हो जाता है कि यार कैसे ऐसी गलती नहीं करनी, सबके सामने गुरुजी बोलते। सो ऐसा मेरे को ना हमेशा कोई ना कोई बात से उन्होंने पकड़ लेना, तो फिर ऐसे रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। लंगर बोलने के लिए सिर्फ घर भेजते थे, और लंगर जब लेके आना 2 घर पे, इसके अलावा घर जाने की परमिशन नहीं होती। 1 मिनट के लिए भी रुकना वहाँ, 1 मिनट। एक बंदे को साथ भेजना जिसके पास गाड़ी होती थी, तो उसको कैब बोल के भेजना कि 1 मिनट से ज़्यादा अंकल को वहाँ रुकने नहीं देना। एक दिन लंगर लेने गया तो ऑलमोस्ट तैयार था, रेडी था, पैकिंग कर रही थी। कहता अंकल 1 मिनट तो ज़्यादा हो गए। मैं क्या है, अगर मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूँ तो बता दे, पैक हो रहा है लंगर, अब तो पैक होने में जरा 1-आध मिनट और लगेगा, और क्या है। 1 मिनट का मतलब यही होता है कि जल्दी जल्दी वापस आना। 1 सेकंड जितना भी समय लगता है पैकिंग होने में, तो मैं ऐसे ही घर में ऐसे पीछे जहाँ किचन है उसके पीछे आगे को बेडरूम है, सारे बेडरूम उस तरफ ही।
वो कुछ लेने के लिए ना वो जल्दी जल्दी वो गई, तो मेरे को, मैं उसी पर तरफ था, तो मेरे को क्रॉस करके गई। मैं क्या की चाहिए, तो मैं भी पीछे पीछे चला गया। उसने कोई कपड़ा सा उठाया, पता नहीं किस लिए उठाया, तो जब उठा के घूमने लगी तो मैंने ना ऐसे उसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे सांस लगाया। मैं कहा और क्या हाल है तेरा? ये इंसान की फितरत है, ऐसा है। क्योंकि कई साल हो गए थे, बात भी नहीं करने का हुक्म होता था, आंखों आंखों से बातें करते थे हम लोग। लेके आ गए नॉर्मल सी छोटी सी बात है ये, तो मियाँ बीवी की आपस में कोई खास बात नहीं है। जब लंगर लेके आ गए तो गुरुजी शुरू हो गई। कहते अंकल ना हनीमून मनाने की तैयारी थी। वो सारे चौंके देखने लगे मेरी तरफ। मैं कहा हाल चाल ही पूछा, मैंने कौन सा गलती कर। बार अंकल ना हनीमून मनाने की तैयारी थी। मैं क्या गुरुजी, मैं बोला मैं गुरुजी कोई तैयारी से नहीं थी, मैं तो हाल चाल ही पूछा है। कहते जैसे पूछा है उसे हनीमून नहीं कहते हैं। तो जरा जरा बात पे कितना ध्यान रखना उन्होंने। नजर ऐसे मेरे ऊपर तो खास ही होता था कि नजर ऐसे रखनी, बस पूछो कुछ नहीं। एक दिन एक कर्नल होते थे, उनकी ड्यूटी जम्मू की तरफ लगी हुई थी। उनको घर मिला था जलंधर रहने के लिए फैमिली। वो आंटी उसकी ना बहुत बातें करती, पता नहीं वो इतना बोलती थी, बातें बहुत करती थी। तो मैं ऐसे लॉबी में बैठा था, तो गुरुजी अपने कमरे में थे। 5 मिनट में लॉबी बैठ गया, तो जैसे मौका देखना आ जाना मेरे पास, उसने मुंह आगे कर देना, मुंह की तरफ और पड़ 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 बोले ही जाना। पता नहीं मेरा तो सिर दुख लग गया। तो गुरुजी ने मैंने 1-2 बार किया भी, कहते इन दूर रखा कर, दूर रखा कर। ठीक है गुरुजी। तो वो ऐसे कान में बातें सुना रही, मेरे को इतने में गुरुजी अंदर से निकल आए, तो उसको आके बोलते तू इसकी गोदी में बैठ जा। मेरे को भी बड़ी शर्म आई, उसको बड़ी शर्म आई। फिर वो दूर बैठा करे जब भी बैठा। गुरुजी भी आज भी कर दे। कल को जाना है मैंने वापस, तो बाकी तरह के सत्संग एक तरह के सब डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन एक तरह के आज ऐसे मन कर रहा है कि चलो थोड़ा सा ऐसे सत्संग वो पल सुनाओ जो छोटे छोटे, जो थोड़े हंसने वाले या अलग सी किस्म के हो। तो ऐसा मेरे मन में ख्याल चल रहा था, तो वो आपको मैं छोटे छोटे पल सुना रहा हूँ। आमतौर पर फौजी काफी शौकीन होते हैं हर चीज को चमका के रखना। गाड़ी है तो गाड़ी चमका के रखना। तो गुरुजी ने कहना भी, कहना फौजी एक गड्डी, एक बीवी, तो अगर मझ रखी हुए, मझ भैंस अगर वो रखी हुए ना, तो ये बड़ा चमका के रखते। तो एक कर्नल थे, वो उसकी वाइफ ना वो खाली नहीं रहने देती थी अपने जितने वो बैग में रखे होते थे। और कुछ नहीं होना तो कहना कपड़ा ले लो, ये प्लांट है ना,
आराम से कर रहे हैं, इनके पत्ते साफ करो, पत्ते साफ करो। तो कभी जाना तो गुरु जी ने कहना जा उनको सूप बनाए, तो बना के कैटल में लेके तो वापस आ जाए। 4-5 कप बनवा लिया, 5-6 कप बनवा लिया, कभी ऐसे बोलना, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ। तो एक दिन मेरे को किसी काम से भेजा, तो मैं गया तो बेल बजाई, तो मेन डोर से साथ ही चेयर वगैरह ऐसे लगी हुई थी, बरांडा सा बना हुआ था लंबा, दरवाजा ना खुला। मैंने सोचा पता नहीं लगता घर में वो है ही नहीं शायद, तो मैं वापस आ गया, काफी देर वेट करी, वापस आ गया। हो गया काम? नहीं गुरु, और तुम बड़ी छेती आ गया, उठ के 2 मिनट और वेट कर लेना। मैं कहा गुरु जी मेरे को लगता है घर में कोई नहीं है, मैंने बेल बजाई है। अब देखो गुरु जी को पता है तो किसी की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो इसको अच्छी सेंस में ही रखना, तो कोई हद नहीं। तो कहते वो कहते आंटी अंदर ही सी, वो मालिश करवा रही थी, तू पछेती फटाफट बाहर आ गई। फिर वो आंटी आ गई, उसको पता लगा कि मैं आया था, तो जब आंटी आ गई तो आंटी का तवा लग गया। भाषा कारण सत्संग सुना। एक ना पंछी ऐसा है, एक ऐसी आंटिया हंसती है ना, तो पंछी ऐसा बोलता है, एक है पंछी, कई बार सुनते हैं इनकी हंसी में वो पंछी जुड़ याद आता है। आखिर में मैं टाइम हो जाना है तो माइक बंद हो जाना है। मैं आज आखिर में ना अपना सत्संग सुनाना है। कल भी बड़ा मन में था, लेकिन समय ज़्यादा निकल गया, तो मैं शॉर्ट में अपना सत्संग सुनाना, क्योंकि मेरी जब शुरुआत जो हुई ना, तो गुरु जी कभी भी सत्संग जब भी बुलवाना तो उन्होंने पहले बोला कि अपना सत्संग सुना, फिर आगे और दूसरे सत्संग सुनाए, पहले शुरुआत ही उसी से करवाने। 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लेमेशन आई, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेकअप किया, तो टेस्ट हुए, इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया गया कि आंखों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, बढ़ के कहाँ से आ रही है ये नहीं समझ आ रही, क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो इंजेक्शन लगने की आंखों में, इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। साल ट्रीटमेंट चलता रहा, सुबह शाम इंजेक्शन लग जाने। उसने जवाब दे दिया कंट्रोल में नहीं आ रहा, दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने जोर लगाया, 6 महीने लगाए, तीसरे के पास चले गए, चौथे के पास, अमृतसर जलंधर से बाहर निकल आए, पटियाला चले गए, उसके आगे दिल्ली आ गए, सीतापुर चले गए, काफ़ी जगह जहाँ जहाँ आंखों के जो टॉप गिने जाते थे डॉक्टर, उनके पास जाना शुरू हो गए। सब यही कि आंखों में इंजेक्शन लगेंगे, जो पहले तो लग चुके हैं, वो एक ही सॉर्ट का नाम बदल देते थे बस, और कुछ नहीं होता था। 11 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। कॉम्प्लिकेशन बन चुकी थी काफ़ी, प्यूपल इरेगुलर होते होते पिन पॉइंटेड हो गए,
ग्लूकोमा हाई लेवल पर चला गया। 53-54 तक टेंशन चली जानी। अगर कोई इसको समझता है कि ग्लूकोमा की टेंशन इतनी चली जाए तो वो डॉक्टर यहाँ पे हों कोई तो समझ जाएंगे कि रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है बंदा तो एकदम से रोशनी चली जाती है। इतना प्रेशर रेटिना नहीं बर्दाश्त करता। पता नहीं गुरु जी की कृपा रही बचा रहा। पापों के पास भी जाना शुरू हो गए। चलो साइंस कुछ नहीं करती तो कोई ऐसा रब का बंदा ऐसा मिल जाए जो ठीक कर दे, कुछ नहीं हुआ। 81 में अटैक आए आंखों में। बैठे बैठे एकदम से नजर जो थी एकदम से चली गई, खत्म हो गई। दौड़े पटियाला डॉक्टर तरवंत सिंह के पास। मेरा ब्रदर मेरे को लेके गया। कैसे उसके कमरे में बारी आई हमारी तो हम एंटर हुए। मेरे को देख के पहचान गया और मेरी चाल देख के पहचान गया क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो अभी उसके पास पहुंच ही रहा था तो उसने बोला, कहता क्यों तुरया फिरता, तेरा खेल खत्म हो गया। ये जो दिन रात दिखता है ना 7-6 महीने में, ये भी खत्म हो जाना है। जाकर आराम में बैठ जा। उस समय मन को चोट पड़ी लगी, दिल को बड़ी चोट लगी। किसी को उसने लड़के बोला, कहता है इनकी फीस वापस कर दो। वापस आ गए। अपने आप को मैं समझाने लग गया, जब कुछ हो नहीं सकता तो बेकार में ऐसे रोना धोना या परेशान होना या टेंशन फिक्र करना तो किसी काम की नहीं। ये भी गुरु जी की कृपा थी जो ये बातें समझ आई। अपने आप को मैंने ऐसे ब्लाइंडनेस में ही आपको सेट करने की कोशिश करनी शुरू कर। मैं किसी का सहारा लूँ मेरे को पसंद नहीं शुरू से। मैंने अपने कपड़े, मैंने कहा मेरे कपड़े यहाँ रख दिया करो, प्रेस करके वगैरह जो भी करना करके रख दिया करो। मैं अपने यहाँ पर अलमारी में रखूँगा, अपना सामान मैं खुद रखूँगा, खुद ही लूँगा। मैं ऐसे करने लग गया ताकि किसी को आवाज़ न लगानी पड़े। कब तक करेगा कोई? मैं अपने आप को सेटल कर चुका था। 4.5 साल के करीब ऐसी पोजीशन में रहा। तो फिर गुरु जी का एक मैसेज आया दोपहर को, गुरु जी हमारे घर आ रहे हैं, रात को 8 बजे आएंगे। उन्होंने आपके बारे में बोला है कि 8 बजे दोनों मियाँ बीवी बिना किसी को बताए मेरे पास आए। घर के हमारे पास ही था, पैदल का रास्ता। शाम हो गई, सारा दिन याद नहीं आया। शाम को याद आया कि मैसेज आया था। मैंने वाइफ से पूछा, मैं कहा मैसेज आया है, क्या क्या करना है? हम तो जानते नहीं हैं उनको, कौन है गुरु जी? कहती देख लो जैसे आपकी इच्छा। थोड़ी देर निकल गई तो मन पड़ना शुरू हो गया। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना के बच्चों को दे दूं तो खुद भी खा के फिर चलते हैं। 8:30 बजे वहां पहुंच गए। ड्राइंग रूम में बैठे थे, नीचे ही सारे बैठे थे। गुरु जी बीच में, संगत के बीच में बैठे थे। आंटी ने मेरे को बताया, मेरे को नहीं दिख रहा था कि यहाँ कुछ है कि नहीं है, कोई पता नहीं। तो गुरु जी के आगे
ले जाके खड़े कर दिया। तो कहती कि गुरु जी नीचे बैठे हैं, माथा टेको। मेरे को समझ ही ना आया कि गुरु जी कहाँ बैठे हैं, कौन है गुरु जी, मैं किधर माथा टेकना है। मैं जैसे खड़ा था, मैं नीचे यहाँ गुरु जी बैठे तो इस तरफ करके माथा टेक दिया, किसी और तरफ दूसरी तरफ माथा टेका गया। आंटी ने बाद में बताया गुरु जी इधर बैठे थे, आपने उधर माथा टेक दिया। मैं कहा जब दिखाई नहीं देता तो माथा टेकना कहीं भी टेका गया, वो जानते होंगे तो परवान हो गया होगा। लंगर चल रहा था, कहते खाना खाओ, उसके जी खा के आए, कहते खीर खा लो। मैं कहते वो खीर खा लेता। इतने में आंटी मेरे से सवाल किए 3, कहते 2 दिन हुए मायके तो होके आए। कहती हाँ जी। 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन 2 प्रिंट। वो याद करने लगे, वो याद करके बोली, कहती हाँ जी। कहते एक छोटा जा पर्स तेरे हाथ में सी, मैनू मिलने वास्ते तो पहला घरों बाहर आई, फिर तू वापस घर के अंदर छोटा जा पर्स वापस रख के तो फिर तू मेरे को आई है। कहती हाँ जी। उसने मेरे को कहा था कि मैंने ना सुना है गुरु जी के बारे में ऐसा कि मिलते हैं, लोग जाते हैं, कोई पैसे का माथा नहीं टिकवाते, कुछ नहीं, कोई सामान नहीं देते, कुछ नहीं करते, ऐसा सुना है। तो मेरा हाथ बिजी रहेगा तो ये पर्स में घर में रख दो। मैं कहा रख दे। तो रख के गए थे। तो कहते जाके गिन लेना, उस पर्स में 382 रुपए, 382। जब मैंने ये अमाउंट सुनी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला। 300-350 बोले तो और बात है, 300-400 बोले तो और बात है, 382 बोल रहे हैं तो इसका मतलब एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हैं। अगर एग्जैक्ट अमाउंट हुई तो फिर इन जैसा जानकर कोई नहीं होगा। मैं बैठा बैठा ये बात को सोच रहा। अब सारा पता है, इतना बता दिया है, तो फिर मेरे से पूछते हैं की होया तेरी आँखां, पता है सारा, लेकिन पूछना और उसके आगे जो बंदा बैठा होता है उससे बुलवाना, सिलसिला इसी से ही शुरू होता है। ये भी एक रीत है, परंपरा है। मैंने बोल दिया कि इन्फ्लामेशन है, राइटस ब्रोंकाइटिस है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड है, ग्लूकोमा हाई लेवल पर है, पर्दे सारे खराब हो गए हैं, दिखाई नहीं देता। कहते लेट जा मेरे वाल सिर करके। किसी ने मेरे को ऐसे लेटा दिया। कहते पानी का गिलास चम्मच लेके आओ। वो पानी चम्मच से ऐसे आँख खोल के तो पानी डालते रहे, कभी हाथ से आँख से ऐसे 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 करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं, दोनों आँखों में ऐसे कुछ देर तक करते रहे। फिर कहते माचिस लेके आओ। माचिस जला के इतनी करीब लाते थे कि ये पलकें जल गई थी, उसमें बाल जल गए थे पलकों, उसकी हीट देते रहे। माचिस जला के चम्मच गर्म करके वो गर्म गर्म चम्मच आंखों को लगाते थे। कुछ देर ऐसा करने के बाद फिर गुरु जी बोले कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया। मैं उठ जा कहीं सुई ना मार दें, क्योंकि डॉक्टर मेरे को बड़ा अलर्ट रखते थे इस बात पे ज़्यादा कि अगर आंख में कुछ आंधी चले, हवा चले या कुछ कोई चीज़ आंख में कुछ डल जाए तो आंख को ऐसे मलना नहीं है, तुरंत पास में किसी डॉक्टर के पास चले जाना, बता देना इन्फॉर्मेशन है तो आंख में कुछ चला गया है तो वो आंख खोल के ना आराम से निकाल देगा। क्योंकि आप आंख को मोलोगे, अगर वो इंजरी बन गई, हो गई, अगर पस बन गई उसमें, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो पस बड़ी जल्दी बनेगी, पस बन गई तो आई बॉल बाहर ही निकालना पड़ेगा, उसका फिर ट्रीटमेंट नहीं होना। इस बात का खास ख्याल रखना। उस लिहाज से मैंने कहा सुइयां मार देती थे, गड़बड़ हो जाएगी, तुम कौन संभालेगा।
मैंने, मेरे को पकड़ा नहीं किसी ने, लेकिन मैंने उठने की बड़ी कोशिश की, मेरे से उठा न गया। पता नहीं ऐसा गुरु जी की कृपा का दबाव ऐसा था, मेरे से उठा ही नहीं गया। घर में सुई ढूंढो तो मिलती नहीं है जल्दी, तो उस दिन तो सुई फटाफट सुई लेके भी एक बंदा आ गया। आंखें खोली तो मेरी आंखों में धड़ाधड़ सुई मारनी शुरू कर दी, दोनों आंखों में सुई मारी। करीबन साल 1.5 साल निकल गया था, तो पता नहीं एक दिन ऐसे मौज में बैठे कहते, तेन पता तेरी अखा च सुइयां क्यों मारियां सी? मैं कह नहीं गुरु जी। अब ये बहुत समझने वाली बात है आप गुरु जी ने इसीलिए बात ये कही कि ये बात बनेगी, ये संगत के बीच में बात जाएगी। अगर कोई समझने वाला होगा तो समझ के अपनी जिंदगी जो है सवार। मैनू कहते तेरे कर्मां दे विच जिन्ने इंजैक्शन लगने रह गए सी, क्योंकि जब नजर बंद हो गई ना, खत्म हो गई, तो जब गए तो डॉक्टर कहते किस चीज का ट्रीटमेंट करना, जब नजर ही नहीं रही अब ट्रीटमेंट किस काम का, अब कोई ट्रीटमेंट ऐसे चल रहे। जितने इंजेक्शन तेरे रह गए थे लगने आंखों में, वो मैंने पहले सुई मार के वो इंजेक्शनों का जो कर्मों का भोग था तेरा वो पूरा किया। कौन कहता है कि कर्मों का भोग नहीं है सबको करना पड़ रहा है, कोई इससे बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। तो गुरु जी ने पहले वो जो रह गए इंजेक्शन, जितने रह गए उतनी सुइयां मारी। देखो है ना ये चीज, कर्मों का भुगतान करना है। फिर गुरु जी ने अपनी उंगलियों के टिप्स पर सुई मारी, 10 की 10 अपनी उंगलियों में ब्लड निकाला, मेरी आंखों में डाल दिया, कहते उसने तेरा कल्याण कर दिया। संगत में कुछ लोगों को ये भी कहते थे, कहते रघुवीर का खून का DNA टेस्ट करा लो, मेरा DNA नहीं मिलेगा, मैं अपनी अखा में खून पाया हुआ। कहते तेरा कल्याण कर दूंगा। मैं उठ के बैठ गया, मेरे को ऐसे फीलिंग हुई जैसे आंखें सूझ के इतनी मोटी मोटी हो गई। मैं डर गया, घबरा गया, मैं कहा ये क्या हो गया, ये क्या बन गया। थोड़ी सी टेंशन आ गई, इतने में आंखें खुलनी शुरू हुई। आंखें खुली, हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ गई। मेरे बिल्कुल जो आगे, बिल्कुल ऐसे जुड़ के आगे जो बैठे थे, बहुत हल्के से, जैसे बहुत हल्का सा कुछ शैडो होता है, ऐसे मेरे को 2-3 बंदे दिखाई दिए। मैं वो चीज देख के थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ी, हल्के से दिखे, वो चीज देख के मेरे अंदर बड़ी खुशी आई। कमाल है। मन में ये सोचने लग गया कि 2-4-5 बार ऐसा ट्रीटमेंट कर दे तो जो हाथ पकड़ के चलता हूँ कम से कम वो छूट जाए। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ है। कई लोग मेरे को सवाल करते हैं कि आप गुरु जी के बारे में समझ कब आई थी कि गुरु जी क्या है। मेरे को पहले ही दिन जो उन्होंने जवाब दिया था, वो जवाब नहीं था, वो एक तीर ऐसा मारा मेरे अंदर उन्होंने कि मेरे को समझ आ जाए कि मैं क्या हूँ। मेरा लिंक उसी दिन से शुरू हुआ गुरु जी के साथ। तो गुरु जी ने मेरे को जवाब दिया, कहते कर देता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा। बस इस बात मूली सी आपने सुनी है, लेकिन मेरे को पता है जो मैंने सुना है ना, ये डायलॉग नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा जोश में बोले थे, लेकिन इसने मेरे दिमाग की ना खिड़कियां खोल दी बैठे।
चले गए सारे, हम भी घर वापस आए। तो आते पहले मैंने पूछा आंटी से, मेरे को क्या कर रहे थे, पानी चम्मच से, माचिस से, सुई से। तो उसने मेरे को बताना शुरू किया, मैं सुनता रहा। फिर याद आया कि पर्स में 382 रुपए हैं। मैं तो पर्स लेके आए, बेड पर हम बैठे थे। तो उसने वो जब खोले, ज्वेलरी पाउच था एक छोटा सा, उसने वो खोल के तो सारे बाहर निकाले, जो चेन थी वो भी निकाली सारे। जब उसने काउंट किए तो हैरान हो गया, वो भी बड़ी हैरान, कहती पूरे 382 रुपए हैं कुल मिला के, ना एक पैसा कम है ना ज्यादा है। बड़े हैरान हो गए यार, कमाल के देखे हैं, इतने बाबे देखे हैं ऐसे, आज तक कभी किसी ने नहीं करके कुछ दिखाया जो ये दिखाया है। मैं घर पे आया था तो मेरे रूम का पेलमेंट, जो लकड़ी के पेलमेंट पहले लगते थे, हल्के हल्का से मेरे को समझ आने लगी वो पेलमेंट है। मेरे को स्विच बोर्ड की भी समझ आ गई, तो वो सामने स्विच बोर्ड लगा हुआ है, समझ आनी शुरू हो गई। देखता था लेकिन दिखाई नहीं देता, पर समझ